तिब्बत की सीमा से सटे हुए पोस्ट पर जवानों ने अचानक एक जलते हुए गांव को देखा। धू धू कर जलता हुआ गांव और गांव से उठती चीख पुकारों से द्रवित होकर भारतीय जवान हिंदी चीनी भाई भाई का वचन निभाने के लिए जलते गांव को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मौके पर पहुंचते हैं तो नजारा हैरान कर देने वाला था। असल में वहां कोई गांव था ही नहीं, महज सूखी झाड़ियों का एक जंगल था जिसमें जानबूझकर चीनी सैनिकों ने आग लगाई हुई थी। अचानक घात लगाए हुए 600 से 700 चीनी सैनिकों ने इन 40 भारतीय जवानों को चारों ओर से घेर लिया। यह 20 अक्टूबर 1962 की रात हिंदुस्तान की पीठ में चीन के धोखे का घोंपा गया पहला खंजर था, जिसके बाद की कहानी इतिहास है। मगर पेच यही है, इसके बाद की कहानी इतिहास है जिसके हर पन्नों से आप वाकिफ हैं, मगर इसके पहले के इतिहास का क्या? सिर्फ एक गौरैया की वजह से चीन ने क्यों हिंदुस्तान पे हमला कर दिया नहीं मालूम है, तो आज हम आपके लिए वो ऐतिहासिक दास्तान लेकर आए हैं। चलिए हमारे साथ उस कहानी की ओर जो शुरू होती है 1962 की इस खौफनाक जंग के 4 बरस पहले। ये 1958 का चीन है, जब चीन के तख्त पर चीन के ऐतिहासिक ताकतवर और सर्वाधिक लोकप्रिय तानाशाह माओ जेडोंग का कब्जा हो चुका था। एक दिन चीन के इस तानाशाह ने एक ऐसा आदेश सुनाया जैसा आदेश न तब के पहले किसी ने सुना था, न तब के बाद किसी ने लेने की हिम्मत दिखाई। माओ जेडोंग ने चीनियों को यह आदेश दिया कि चीन से 4 जीवों का खात्मा कर दो। 4 जीवों का, मक्खी, मच्छर, गौरैया और चूहा। इसके पीछे माओ का अपना तर्क था कि गौरैया इतना अनाज खा जाती है कि अगर देश से गौरैया का नामो निशान मिटा दिया जाए तो चीन के 30 से 40 लाख टन अनाज की प्रतिवर्ष बचत होगी, जो चीन को समृद्धि के रास्ते पर आगे लेकर जाएगी। माओ के इस एक आदेश के बाद निकल पड़ी खूनी टोलियां। गांव, गली, नुक्कड़, चौक, चौराहों पर सुबह सुबह हांका लगता। लोग घरों से उठाए जाते कि जल्दी चलो गौरैया मारनी है। तमाम पर्यावरणविद उन हालातों की कल्पना कर सिहर उठते हैं जब चीन में महज 1 बरस के भीतर भीतर 100 करोड़ से ज्यादा गौरैया को यूं नृशंसतापूर्वक मार डाला गया। लोगों को लगा चीन से गौरैया का नामो निशान मिट चुका है तो अगले बरस की खेती में बम्पर पैदावार होगी। अगले बरस की खेती हुई, फसल कटी तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चीन का औसतन सालाना फसल उत्पादन जो 60 से 70 लाख टन हुआ करता था, वो सिमट कर 20 से 30 लाख टन तक पहुंच गया। न माओ को यकीन हुआ न लोगों को, जब 100 करोड़ से ज्यादा गौरैयाओं का नामो निशान मिटा दिया गया तब फसल में इतनी कटौती कैसे? लोगों को लगा हो सकता हो प्रकृति में कुछ असंतुलन है, अगले बरस तक इंतजार किया जाए। जब अगले सत्र की फसल कटी तो लोगों के होश पाख्ता हो गए। जो पिछले बरस घटकर आया उत्पादन 30 से 40 लाख टन तक पहुंचा था, वो इस दफा महज 5 से 10 लाख टन बचा। चीन की जनता हाहाकार कर रही थी कि 2 जून की रोटी मिलेगी तो मिलेगी कैसे, और ये हुआ कैसे? जब गौरैया को मार डाला गया तो फसल का उत्पादन घटा कैसे? इसे तो बढ़ना चाहिए। आपकी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा गौरैया के बारे में समझ लीजिए। ये नन्ही सी दिखने वाली गौरैया इंसान के वजूद में कितना विराट योगदान देती है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य ने जिस दिन से पृथ्वी पर खेती कर अपना पेट पालने की शुरुआत की थी, बस उसी दिन से गौरैया इंसान की सबसे बड़ी साथी बन गई थी। गौरैया फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकांश कीटों को खाकर फसलों को होने वाले नुकसान से बचाती है। यही नहीं, दुनिया भर में फसलों को ऐतिहासिक रूप से तबाह करने के लिए कुख्यात टिड्डी दल वहां दूर दूर तलक फटकते भी नहीं हैं जहां गौरैया की चिचियाहट सुनाई देती है। क्योंकि टिड्डी दलों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो यही नन्ही सी गौरैया है, जो जिस खेत में रहती है वहां टिड्डी दलों को फटकने भी नहीं देती है। गौरैया महज टिड्डी दलों को रोककर और फसलों के कीटों को खाकर ही नहीं फसलों को बचाती है, बल्कि फसलों के पराकण को इधर से उधर पहुंचाकर फसल पकने की गति को भी तीव्रता प्रदान करती है, जिससे फसलों का सत्र छोटा होता है और उत्पादन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है।
मगर जब चीन में एक बरस के भीतर भीतर करोड़ों गौरैयाओं का इस कदर अंधाधुंध शिकार किया गया तो चीन का समूचा कृषि तंत्र कराह उठा। लोग 2 जून की रोटी के लिए तरसने लगे। 1960 और 61 के दौर में चीन में भयंकर अकाल पड़ा, जो चीन के इतिहास का सबसे क्रूरतम अकाल था, जिस अकाल ने इंसानों को जानवर बना दिया था। उस अकाल की खौफनाक यादें आज भी समूची मानवीय सभ्यता को सिहरा सकती हैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उन अकालों की तस्वीरों को जानकर। इंसान इंसान को खा रहा था। माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों के शरीर खा जा रहे थे, बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के शरीर खा जा रहे थे। इंसान एक दूसरे को मार मार के खा रहा था, जंगल के जानवरों को मार मार कर खाया जा रहा था, सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए। चीन की जनता माओ के फैसले के खिलाफ मुखर होने लगी। चीन की जनता में माओ के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। माओ के इस फैसले के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। माओ का तख्त हिलने लगा और फिर अपने तख्त को हिलता देख माओ ने वही किया जो हर तानाशाह करता है। माओ ने ऐसा प्रयास किया कि जनता को लगे चीन उत्तरी सीमा से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए उत्तरी सीमा पर संघर्ष कर रहा है। भारत चीन पर हमला कर सकता है। इस खतरे को भांपने के लिए, चीन के लोगों को बचाने के लिए माओ ये युद्ध कर रहे हैं, जिससे जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना तेजी से पनपने लगे, जिससे माओ की लोकप्रियता का ग्राफ वापस से बढ़ने लगे। बिल्कुल कुछ वैसा जैसा व्लादिमीर पुतिन ने अपनी गिरती लोकप्रियता के चलते यूक्रेन पर हमला किया है, ठीक इसी तरह माओ ने चीन के भीतर गिरती लोकप्रियता के चलते भारत पर हमला किया था। तो अब समझ आया 1962 के भारत चीन युद्ध और नन्ही सी गौरैया का इतना जबरदस्त कनेक्शन।